आपके साथ प्राची पाराशर, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एक चेतावनी जारी हुई है। ये चेतावनी यूपी सरकार की तरफ से दी गई है उन उपद्रवियों को जो हिंसा के मंसूबे पाले बैठे हैं कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और जैसे ही फरमान जारी हुआ, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, जो इस संदेश दे रही है कि अगर उठाया पत्थर तो चलेगा बुलडोजर। अगर दी कोई टेंशन, यूपी में होगा एक्शन। बचेगा नहीं कोई दंगाई, पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में उपद्रवियों ने जो माहौल बिगाड़ा था, उसने सबको सन्न कर दिया था। राजधानी की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया गया था, जिसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। दिल्ली में जैसे ही उपद्रवियों ने उत्पात काटा, वैसे ही उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर पहली फुर्सत में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और दंगाई या उपद्रवियों को न बख्शने का आदेश दिया गया। ये भी मॉनिटरिंग चल रही है कि कोई रूमर मंगरिंग ना हो। हम लोगों के यहाँ एक डिजिटल वॉलंटियर का भी कंसेप्ट है, जो थाने स्तर पे हर एक थाने में 200-400 वैसे जो प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे हमारा संपर्क रहता है। तो उसको भी हम लोगों ने अलर्ट किया है और जैसे ही इसकी सूचना मिली थी, शासन के वरिष्ठतम स्तर से ये बताया गया था कि सभी लोग अलर्ट हो जाएं। पत्थरबाजों और उनके आकाओं के नाम ये सीधा संदेश था कि उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं। वेस्टर्न यूपी में चूंकि सेंसिटिविटी है, तो वहाँ पर विशेष रूप से जहाँ मेरठ में, गाजियाबाद में, आगरा की तरफ कई जगह जुलूस अभी चल रहे थे, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है और सभी अधिकारियों को कहा गया है कि खुद जाकर देखें, शांति व्यवस्था बनाकर। का आदेश हुआ है कि हर जो हमारे रिलीजियस श्राइन्स हैं, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था का हम पूरा रिव्यू करें। ये रिव्यू हुआ है, सीनियर लेवल पर जो है रिव्यू करके वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त सर्वेलेंस, अतिरिक्त व्यवस्था पूरी की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को कहीं दिक्कत न हो। आदेश मिलते ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस कप्तान सड़कों पर उतर आए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की सड़कों पर देर रात तक एसएसपी डटे रहे और पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया। इस दौरान कई गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। दिल्ली की सीमा से सटे नोएडा में भी पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आई, जहां पुलिस ने नोएडा के अलग अलग हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं संदिग्ध लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया। देखिए, ये संवेदनशीलता के दृष्टिगत जो एक घटना हुई है दिल्ली में, एक भ्रमणशील सभी अधिकारियों को किया गया है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो जनता के मन में एक विश्वास, एक सुरक्षा का जो माहौल है वो क्रिएट करना, उनका भाव सुरक्षा का उनके मन में पैदा करना। इस उद्देश्य से सभी लोगों को भ्रमणशील किया गया है। देखिए, लोगों से यही अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और ऐसे मौक़ों पर कई बार लोग अफवाहें उड़ाने का प्रयास करते हैं, अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। और यदि कोई भी किसी तरह की बात होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग, उन लोगों से संपर्क स्थापित करके उन चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए। आगरा में भी पुलिस फुल अलर्ट में नजर आई, जहां शहर के अलग अलग चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। तो वहीं साफ हिदायत भी दी गई कि उपद्रवी हद में रहे, क्योंकि एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। कल हनुमान जयंती के मौके पर जो बवाल हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है और ऐसे में आगरा में भी पुलिस सतर्क है। कल देर रात भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया है और पुलिस ऐसे में आज दिन भर भी लगातार अलर्ट मोड पर बनी हुई है। एसएसपी आगरा और तमाम जो उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी सेंसिटिविटी होने पर तुरंत अलर्ट हुआ जाए, तुरंत मौके पर पहुंचा जाए, लोगों को समझाया बुझाया जाए। यानी कुल मिला के पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर है। ये कासगंज की तस्वीरें हैं, जहां दिल्ली में दंगे के फौरन बाद आला अधिकारी सड़कों पर उतर आए, गाड़ियों की चेकिंग से लेकर तमाम दुकानदारों से बात की और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने की अपील की, तो उपद्रवियों को सख्त चेतावनी भी दी। दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद शामली में भी पुलिस फुल एक्शन में नजर आई। इस दौरान बालाजी शोभा यात्रा में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
तो वहीं पूरे इलाके में पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग करते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी। ये अभी मेरे द्वारा और हमारे जितने अन्य अधिकारी और हमारे साथी पुलिसकर्मी हैं इनके द्वारा सिर्फ यहाँ नहीं जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में भी फुट पेट्रोलिंग की गई है। ये एक इन जनरल एक नाइट अलर्टनेस एक ड्रिल है जो हम सारे लोग कर रहे हैं और ये लगातार चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। संवेदनशील जिलों में बरेली भी शुमार है। ऐसे में जैसे ही दिल्ली में दंगे की गूंज सुनाई दी, पूरा का पूरा अमला जुट गया। जहाँ एक तरफ पूरे शहर में गाड़ियों की चेकिंग की गई, तो वहीं पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग की, साथ ही पूरे बरेली मंडल में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया। दिल्ली की घटना के बाद में पूरे जनपद में समस्त जनपद बरेली की पुलिस के द्वारा और रेंज के अन्य जनपदों की पुलिस के द्वारा भी हर जगह पे पेट्रोलिंग की जा रही है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से कोई अफवाह न फैले। प्रयागराज में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद समूचे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी हाई अलर्ट है। यहाँ जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर जो धार्मिक स्थल हैं, जो सार्वजनिक जगह हैं, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौराहों और रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस टीमें निगरानी के लिए लगाई गई हैं। सिविल लाइंस इलाके के सुभाष चौराहे पर जहां आप देख सकते हैं कि कल रात को ही यहाँ पर रास्तों को इसी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। आने जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए गए। गोंडा में पुलिस की तत्परता और सतर्कता देखने को मिली। देर रात तक पुलिस कप्तान सड़कों पर फ्लैग मार्च करते रहे और पुलिस बल को पूरे अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया। जनपद गोंडा में समस्त थाना क्षेत्रों में हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, थानाध्यक्ष हैं, सीओस हैं, चौकी इंचार्ज, एक सिपाही सभी क्षेत्र में निकले हुए हैं। मैं स्वयं शहर क्षेत्र के जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, मिश्रित आबादी के इलाके हैं, पूरे जनपद गोंडा में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बने रहे एवं खासकर जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र है वहां शांति व्यवस्था बने रहे। ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का मंसूबा पालने वालों के लिए एक चेतावनी भी है कि पत्थर उठाया तो कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी तो होगी, तेज रफ्तार से बुलडोजर भी दौड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो यूपी सरकार की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि उपद्रव करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर दिल्ली में हिंसा की कहानी किसने लिखी, किसने राजधानी में उपद्रव और बवाल कराया। और इसी बीच सामने आया है उस पिस्टल बाज का वीडियो जो इस अफरा तफरी के बीच लगातार माहौल बिगाड़ रहा था। दिल्ली में किसने लिखी दंगे की कहानी? गली में जाओ, गली में। किसके इशारे पर दहल उठी राजधानी? ये वो सवाल है जो पिछले 24 घंटे से लोगों के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकल रही थी, देखिए उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा विवाद देखते ही देखते उपद्रव और दंगे में तब्दील हो जाएगा। पहले विवाद हुआ, फिर सड़कों पर टूट पड़े दंगाई और फिर उपद्रव और पथराव के बीच होने लगा हंगामा। निशाना सिर्फ और सिर्फ शोभा यात्रा में शामिल लोग नहीं थे, बल्कि वो पुलिस वाले भी थे जो शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे थे। कई पुलिसकर्मी इस पूरे उपद्रव के दौरान घायल हुए। खबर यह भी है कि दंगाइयों ने फायरिंग भी की। एक ऐसा ही वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें नीला कुर्ता पहना हुआ शख्स पिस्टल थाने नजर आता है। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार दंगाइयों पर दिल्ली पुलिस ने काबू पा लिया और फिर शुरू हुई तलाश उस शख्स की जिसने दंगे की पूरी कहानी लिखी थी।
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए उपद्रव की कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते तैरने लगी थी। इन तमाम वीडियो को दिल्ली पुलिस ने बारीकी से जांचना शुरू किया और फिर दंगा फैला रहे तमाम आरोपियों की पहचान शुरू हुई। शोभा यात्रा की जानकारी पहले से थी। शोभा यात्रा के दौरान दूसरे पक्ष के लोग सड़कों पर आ गए। शोभा यात्रा निकालने वालों से करने लगे बहस विवाद में हुई तब्दील और फिर हुआ उपद्रव। पुलिस वाले लगातार उस शख्स की तलाश कर रहे थे जिसने शोभा यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने के लिए विवाद करना शुरू किया और फिर वो शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मोहम्मद अंसार को किया गिरफ्तार। मोहम्मद अंसार पर विवाद करने का आरोप 2009 में भी पुलिस ने किया था गिरफ्तार। चाकू रखने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी, लेकिन ये अकेला नहीं था जिसकी एक आवाज पर देखते ही देखते दिल्ली की सड़कों पर दंगे होने लगे। अब तक दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें असलम नाम का शख्स भी शामिल है। असलम पर शोभा यात्रा में फायरिंग करने का आरोप है। असलम के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। पहले से भी एक मामला असलम पर दर्ज है। एक एक कर कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जिनकी पहचान की जा रही है और जल्द ही पुलिस का हाथ उनकी गिरेबान तक पहुंचेगा जिन्होंने शोभा यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और देखते ही देखते दहल उठी दिल्ली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक साथ 5 लोगों की हत्या का मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस हाथ पैर मार रही है और हर एक पहलू की बारीकी से जांच भी कर रही है। इसी बीच पुलिस के हाथ लगा है एक सुराग जिसने हत्या और आत्महत्या के बीच फंसी हुई इस थ्योरी को खोल कर रख दिया है, क्योंकि राहुल तिवारी की पत्नी और बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई थी, लेकिन राहुल तिवारी का शव फंदे पर झूलता मिला था और अब साफ हो चुका है कि राहुल तिवारी की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या। पांच मौत से तहल उठा प्रयागराज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला एक एक राज। प्रयागराज का नवाबगंज इलाका उस वक्त दहल उठा था जब तंग गलियों के बीच बने एक मकान से एक एक कर 5 लाश निकल रही थी। एक झटके में पूरा परिवार खत्म हो चुका था। राहुल तिवारी और उनकी पत्नी समेत छोटी छोटी 3 बच्चियों का शव घर के अंदर से बरामद हुआ था। पत्नी प्रीति तिवारी, बेटियां माही, पीहू और कुहू की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, तो वहीं राहुल तिवारी का शव फंदे पर लटकता मिला था। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और तफ्तीश में जुट गई थी। हर एंगल से उसकी जांच की जा रही थी और इंतजार हो रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो इस सनसनीखेज वारदात की परतें खुलने लगी। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। ऐसे में डॉक्टर के पैनल ने राहुल तिवारी के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसने सुसाइड की तरफ इशारा किया है। मौत की वजह फंदे पर लटकने से सांस का रुकना है। शरीर पर से लिगेचर मार्क मिला है। शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं मिला। हार्ट बोन पर कोई असर नहीं पड़ा है। दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है उसके मुताबिक संकेत सुसाइड नोट की तरफ है। राहुल तिवारी का शव साड़ी के फंदे से लटका मिला था। यही नहीं, घर से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था जिसमें 11 लोगों का जिक्र था। सुसाइड नोट में 11 लोगों का जिक्र। ससुराल वालों पर लगा एक गंभीर आरोप, डराने, धमकाने और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप। पुलिस लगातार इस सुसाइड नोट की भी जांच कर रही है। तो वहीं राहुल तिवारी के भाई ने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिस आधार पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। 4 लोगों के नाम पुलिस ने दर्ज किया केस। राहुल के दोनों साले पिंटू और चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज। मैनेजर और आशु के नाम भी मामला दर्ज। जमीन और मकान को लेकर चल रहा था विवाद। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस एक एक तथ्य, एक एक पहलू को खंगाल रही है। पुलिस की तफ्तीश में ये भी सामने आया, काफी दिनों से राहुल तिवारी परेशान चल रहा था। राहुल तिवारी ने ले रखा था कर्ज देने वाले लगातार बना रहे थे दबाव। राहुल तिवारी का बढ़ रहा था तनाव। फिलहाल पुलिस
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सुसाइड नोट में दर्ज बातों के आधार पर जांच में जुटी है और पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर जो दिल दहला देने वाली घटना प्रयागराज के बीचों बीच हुई वो हत्या के बाद आत्महत्या का मामला है या फिर किसी ने इस वारदात को घर में घुसकर अंजाम दिया। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एक युवती की मौत से बरेली में बवाल होने लगा। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने शव का देर रात अंतिम संस्कार करा दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर करने लगे प्रदर्शन और मांग सिर्फ इतनी कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कि आखिर क्यों आधी रात में करना पड़ा अंतिम संस्कार। युवती की मौत, रात में अंतिम संस्कार। परिजनों में आक्रोश, मचने लगा हाहाकार। बरेली की सीबीगंज थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब 19 साल की दलित युवती की मौत की खबर सामने आई। लोगों में गुस्सा था क्योंकि इस पूरे मामले में एक युवक पर गंभीर आरोप लग रहे थे, जिसके बाद हालत बिगड़ता देख पुलिस ने रात के अंधेरे में शव का अंतिम संस्कार करा दिया, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। रात के अंधेरे में निकल रही शव यात्रा को लेकर लोगों में गुस्सा है और वो लगातार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 19 साल की युवती की मौत से हंगामा। गांव के लड़के से चल रहा था प्रेम प्रसंग। युवती के गर्भवती होने की खबर। गर्भपात के दौरान युवती की हालत बिगड़ी। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ा। अलग अलग जाति के होने की वजह से लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया और लगातार लोग पुलिस पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच हालात को देखते हुए पुलिस ने रात में ही शव के अंतिम संस्कार का फैसला ले लिया और साथ ही आरोपी नरेश को गिरफ्तार कर लिया। आ रही थी बरेली से पीएम हाउस से, तभी वो थाने के सामने एक लड़के ने गाड़ी खड़ी कर दी मोटरसाइकिल, तो पुलिस ने लाठी उठी चार्ज नहीं, उन्हें खाली डरपा दिया, खाली रौन दिया इधर उधर के लिए। बाद में हम लोग पहुंच गए। हम लोगों ने कहा है कि भाई उन लड़कों से कहा चलो भाई तुम अपने घर जाओ। पुलिस सामने कहा ऐसे नहीं करते हैं यार, हम बताओ हम लोग आए तो हैं, गाँव के मौजूद हैं, हमारे साथ और भी मौजूद लोग थे गाँव के, तो ऐसा कोई लाठी उठी चार्ज नहीं, पुलिस ने खाली धमका दिया, डरपा दिया। रात में अंतिम संस्कार की खबर मिलते ही लोग जमा होने लगे, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच के साथ साथ सख्त कार्रवाई की बात कही है। पुलिस के द्वारा इसमें जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया उसमें सभी साक्ष्य, जिसमें कि मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जो बयान है, सीसीटीवी फुटेज है, सभी का संकलन इसमें कराया जा रहा है और उसके आधार पर इसमें जो भी लापरवाही इलाज के दौरान या फिर जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कुछ लोगों के द्वारा इसमें दुष्कर्म या इस तरह की बातें चलाई जा रही जो एकदम ही गलत हैं। इसमें गर्भपात के दौरान ये दुखद मृत्यु हुई है और इसमें जो भी लापरवाही होगी उसके फिलहाल गांव में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसे देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप की रिपोर्ट। बहराइच में हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात ने हड़कंप मचा दिया। एक घर के अंदर से मिली 2 लाश जो खून से लथपथ थी, जिनको देखकर लग रहा था कि जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उससे कोई पुरानी रंजिश रही होगी। लेकिन जब सामने आया वारदात को अंजाम देने वाले का चेहरा तो हर कोई रह गया सन्न। जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी 2 लाश। बहराइच का ये पयागपुर इलाका, जहां एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया कि मौकाए वारदात पर जो भी मौजूद था
सिहर उठा। घर के अंदर 2 लाश पड़ी हुई थी जो खून से लथपथ थी। देखते ही समझ में आ रहा था कि जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उससे पुरानी रंजिश हो सकती है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जब तफ्तीश शुरू की तो सामने आया वो चेहरा जिसने बड़े ही बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया था। पूरा जो सर हम वहाँ से आए तो मौके पे देखा लाश पड़ी है। वो 4 लोग फरसा और भाला लिए और फौड़ा उसको काटने की गाड़ी का रोल दे रहे थे। कौन कौन थे? सुनील है, एक छोटू और एक रंजीत। चंदवापुर गांव में रहने वाले श्याम मनोहर का अपने भतीजे छोटू से विवाद हो गया था और विवाद भी मामूली था। सिर्फ टुल्लू मोटर चलाने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद छोटू इस कदर पागल हो गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। चाचा श्याम मनोहर और चाची श्यामा देवी की फावड़े के ताबड़तोड़ वार से जान दी। इसे पानी लगा था तो पानी उनके घर में चला गया था तो उसने गाली दिया तो कहीं गाली मत दो तो कहता है गरिया ने तो ना भोसड़ी वाला गरिया तो कहीं न गरियाओ वो पहुंचे खरुआ मार दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया तो वहीं उसके साथियों की तलाश की जा रही है। चाचा भतीजे के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें कि घटना से पूर्व भतीजा अपनी पत्नी को मारपीट और गाली गलौज कर रहा था। चाचा ने आकर के बीच पड़ाव किया, जिसमें कि भतीजे ने क्रोधित होकर के उनके ऊपर फावड़े से वार कर दिया। बीच बचाव में आई चाची को भी चोटें लगी। इस घटना में चाचा की मौके पर ही मृत्यु हो गई है तथा इलाज के लिए लाई गई चाची को बहराइच से लखनऊ रेफर किया गया था। रास्ते में पता चला है कि उनकी भी मृत्यु हो गई है। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस को तलाश है छोटू के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने वाले उसके साथियों की। एबीपी गंगा के लिए बहराइच से परवेज की रिपोर्ट।